हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th हनीस्कल बुक से सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट सेकंड। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मृदु नाम की एक लड़की है जो अपनी नानी के घर गई है। वहाँ उसे उसके कजन्स मिले हैं और वो उनके साथ बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहे थे और उसका एक कज़न रवि अजीब अजीब स्टोरी उसके बारे में बता रहा था। खेलते खेलते उन्हें एक अजीब सी साउंड सुनाई दी। देखने पर उन्हें पता चला कि उसकी एक और कज़न लाली वायलिन सीख रही है जो उसी की आवाज़ थी। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it gilded up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold border vexed the edge, and he was beating the time of the floor with screwy big toe. तो मृदु ने खिड़की के ऊपर चढ़कर अंदर झांका तो उसे लाली बैठी दिखाई दी। लाली के हाथ में वायलिन था जो उसने अजीब ढंग से पकड़ा हुआ था और बोस्ट्रिंग उसके हाथ में था जिससे वायलिन बजाते हैं। बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ वो अपने आगे बैठे म्यूजिक मास्टर को देख रही थी। म्यूजिक मास्टर का बैक विंडो की तरफ था, इसलिए मृदु को उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। तो उसने देखा कि म्यूजिक मास्टर बड़ा ही पतला सा आदमी है और उसका सिर काफी हद तक गंजा है और उसके सिर के पिछले हिस्से में तेल लगाकर एक ओल्ड फैशन टफ्ट है, यानी एक चोटिया उसने बनाई हुई है। उसके गले में एक सोने की चेन है, हाथ में एक डायमंड की रिंग चमक रही है। उसने एक धोती पहनी हुई है तमिल स्टाइल की जिसपे गोल्ड का बॉर्डर है और वो अपना एक पैर लगातार बीट के साथ म्यूजिक के साथ फर्श पर मार रहा है। तो ये सब उसने देखा। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and happy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along as Ravi said. Mridu started at that huge bringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Swag! There was Lali derailing again. Amma came up the wall from the gate. Amma, oh! तो म्यूजिक मास्टर ने कुछ नोट्स अपने वायलिन पर बजाए और लाली ने जैसे उसको फॉलो करना शुरू करा उसने फिर वैसे ही गड़बड़ कर दी। वायलिन भी उसके हाथ में हेल्पलेस महसूस कर रहा था। कितना डिफरेंस था लाली और म्यूजिक मास्टर के वायलिन में। म्यूजिक मास्टर का वायलिन ऐसा लगता था कि बहुत सुंदर मधुर संगीत उसमें से निकल रहा हो, जैसा कि रवि ने बताया था कि जैसे एक ट्रेन बड़ी ही आराम से चलती जा रही है और व्हिस्लिंग करती जा रही है, जबकि लाली ने फिर से उस रेल को पटरियों से उतार दिया था। इतने में उन्होंने देखा कि अम्मा अम्मा की आवाज उन्हें गेट के दूसरी तरफ की दीवार से आ रही थी। रवि सेंट दैट beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has begun coming every day for the past week, and at this time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो जो रवि की माँ है उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, रवि उस भिखारी को भगा दो। वो आवाज आई थी उनके घर के बरामदे से के पिछले हिस्से से, जहां वो तापी के साथ बातचीत कर रही थी। उसने तापी को कहा कि ये भिखारी रोज यहाँ जाता है पिछले एक हफ्ते से और अब इसको कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए।
Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My party says it's time to find another house to beg from." तो मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे चले गए। जब वो पहुंचे तो बैगर गार्डन के अंदर आ चुका था और उसने अपने ऊपर वाले क्लोथ्स उतार लिए थे और एक नीम के पेड़ के नीचे लेट गया था और थोड़ी देर के लिए वो उसके तने के सहारे बैठकर सोना चाहता। रवि ने कहा, चले जाओ यहां से, मेरी पाती ने कहा है कि तुम्हारे को अब दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each other of the children one by one. "The ladies of this house," he said at last in a voice choked with feeling, "are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away." He raised his voice. "Amma, Amma, oh," said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in the withered belly and came blooming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो भिखारी ने अपनी आंखें खोली और एक एक करके तीनों बच्चों को देखा और बोला, थोड़ी भारी आवाज से बोला कि इस घर की औरतें कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने पूरे एक हफ्ते से मुझे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसे पलट जाएंगे। उसने फिर एक बार अम्मा अम्मा की आवाज़ लगाई और जब वो आवाज़ लगा रहा था तो बच्चों ने देखा कि उसके दांत ब्राउन हो चुके हैं क्योंकि लगातार पान चबाता रहता है। "रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन," called Rukmani, "and he is not to come again. Tell him that she sounded fed up." तो अंदर से रुक्मणी जो रवि की माँ है उसने आवाज लगाई कि रवि उसको कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है और आगे से यहां ना आया करे। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. Under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो रवि को ये सब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसकी माँ की आवाज काफी तेज थी और बैगर ने भी सुन ली थी और ये सुनकर वहां से वो बैगर खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। I will go, he said wearily. "Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered." He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा लेकिन बस मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। देखो कि बाहर सन कितना हॉट है, सड़कों का तार पिघल चुका है और उसके पैरों पर छाले पड़ रहे हैं। ऐसा कहकर उसने अपने नंगे पैर दिखाए जिस पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। "I suppose he doesn't have the money to buy chappals," Mridu whispered to Meena Ravi. "Have you got an old pair in the house somewhere?" तो मृदु ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं होंगे चप्पल खरीदने के लिए। और मीना और रवि से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी है? "I don't know," said Ravi. "Mine are too small to fit his feet, or I had given them to him, and his feet were larger than Mridu and Meena's." तो रवि कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी चप्पलें तो इसके पैरों में फिट आएंगी नहीं और मृदु और मीना से भी इसके पैर बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. तो बैगर ने अपने कपड़े झाड़े, अपनी धोती टाइट की, बाहर रोड की तरफ देखा तो उसको उस गर्मी को देखकर डर लगने लगा। "He needs something on his feet," Meena said, her bigger eyes filling. "It's not fair."
तो मीना को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें भर आई और उसने कहा कि इसको कुछ ना कुछ तो इसके पैरों पे होना चाहिए। Said Ravi, I'm thinking about it. Blubbering, it's not fair, it isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on the road. What he need is a pair of chappals. So where do we get them? Come and search in the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि ने चुप कराया मीना को और कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, ये फेयर नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। अगर अगले 2 मिनट में हमने उसे कुछ नहीं दिया तो रोड के ऊपर उसके पैर फ्राई होने लग जाएंगे, और इसके लिए हमें एक चप्पल ढूंढने चाहिए इसके लिए। और ऐसा कहकर वो मृदु और मीना को चप्पल ढूंढने के लिए घर के अंदर ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eye fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? तो जैसे ही वो वरांडा के अंदर गए, मृदु की नजरें फिर से उन्हीं चप्पलों के ऊपर पड़ी जो उसने घर के पहली बार आते टाइम देखी थी। उसने रवि से पूछा कि ये चप्पलें किसकी हैं? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. They are just right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. जैसे ही रवि ने देखा, उसको खुशी हुई और वो बोला कि बिल्कुल सही साइज है उसके पैरों के लिए। उसने वो चप्पलें उठा ली और वो गार्डन की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे मीना और मृदु भी चलने लगी।